इफ यू गाइस नो, हमारी हॉटस्पॉट क्वेश्चंस की सीरीज लास्ट ईयर सबसे प्रीमियम क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज थी, क्योंकि उसमें हमने लास्ट 10 ईयर के सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पिक किया और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट सॉल्व करवा दिया एक प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन में। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आज वही सेम चीज करने वाले हैं हिंदी के साथ। हिंदी के टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान से वीडियो एंड तक देखना। और इसी वीडियो में हिंदी ए के सारी बुक, चाहे वो तुम्हारी क्षितिज हो, कृतिका हो या पोएम हो, सब कुछ कंबाइंड है। शिक्षा के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग। स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर, नेताजी का चश्मा। टॉप 50 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, ध्यान से पढ़ो। कैप्टन को नेताजी की मूर्ति में कौन सी बात खटकती थी? उसने नेताजी की मूर्ति में खटकने वाली गलती को किस प्रकार दूर किया? तो देखो, अगर तुमने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है ना, कुछ नहीं आता है ना, जाओ, ये वीडियो बना रखी है, पूरी की पूरी बुक एक वीडियो में सोहा कर रखी है विथ एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझ रखी है। क्या था? हम सबको पता है कि नेताजी के चश्मे नहीं था, नेताजी की जो मूर्ति थी उसमें चश्मा बनाना वो भूल गया था मास्टर। तो कैप्टन को नेताजी की मूर्ति में यह बात खटकती थी, कैप्टन को नेताजी की मूर्ति में बात खटकती थी कि मूर्ति के चेहरे पर चश्मा नहीं था। कैप्टन ने इस गलती को सुधारने के लिए अपने पास रखे हुए बहुत से चश्मों के फ्रेम में से एक फ्रेम को नेताजी की मूर्ति के चेहरे पर लगा दिया, जिससे मूर्ति अपने वास्तविक रूप में सुंदर लगने लगी। समझ गए? फिर सेकंड क्वेश्चन देखो। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को क्यों निहारते थे? देख रहे हो, 2010, 11, 12 सब में आ चुका है। तो देखो इसका आंसर क्या है। हम सबको पता है हालदार साहब हर बार रुकते थे, हर 15वें दिन से काम से जाते थे और रुकते थे वहां पे। क्यों? हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को इसलिए निहारते थे क्योंकि मूर्ति का चश्मा बदलता रहता था, कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, वगैरह वगैरह, पर चश्मा जरूर होता था। हालदार साहब की धूल भरी यात्रा के ये क्षण आश्चर्य तथा प्रसन्नता से भरे होते थे। वो बड़े प्रसन्न होते थे ये चीज देख करके। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2009, 10, 11, 12 सब में रिपीट हुआ है। क्या है? कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। अरे यार, सबको पता है कि जो कैप्टन चश्मे वाला था, जो बेचारा लंगड़ा था, वो क्यों बदल देता था चश्मा और क्यों बदलना पड़ता था चश्मा? देखो, कैप्टन को नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह अपने पास रखे हुए गिने चुने फ्रेम में से एक फ्रेम नेताजी की मूर्ति को पहना देता था। लेकिन जब किसी ग्राहक को वैसा ही फ्रेम लेना होता था जैसा मूर्ति पर लगा हुआ रहता, तब कैप्टन मूर्ति पर लगा हुआ फ्रेम उतार करके ग्राहक को देता था और मूर्ति को दूसरा फ्रेम पहना देता था। इसी कारण कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार बदल देता था। समझ गए? आओ नीचे आओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। चश्मे वाला नेताजी से क्षमा क्यों मांगता है? चश्मे वाला नेताजी से क्षमा क्यों मांगता है? सीबीएसई 2016 और 11 में आ चुका है, पढ़ो। जब किसी ग्राहक को वैसा ही फ्रेम चाहिए होता जैसा मूर्ति पर लगा होता था, तब चश्मे वाला वह फ्रेम उतार करके ग्राहक को देता था और मूर्ति को दूसरा फ्रेम पहना देता था। नेताजी को पहुंचने वाले इस कष्ट या व्यवधान के लिए वह उनसे क्षमा मांग लेता है। ठीक है? अरे हम सबको पता है ना यार कि मूर्ति पर, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा अलग अलग क्यों रहता था? क्योंकि मान लो पहले कुछ पहनाया है, पहले रेड कलर का पहनाया है, फिर कस्टमर आया, उसको यही रेड चाहिए तो उसको उतार के दे दिया और उनको दूसरे कलर का पहना दिया, ब्लू कलर का पहना दिया, बट पहनाता जरूर था कोई ना कोई चश्मा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक बार फिर कस्बे से गुजरते हुए हालदार साहब को चौराहे की दुकानें तथा पान की दुकानें भी बंद मिली तो उन्हें क्या सुविधा हुई होगी तथा उन्होंने कैसा अनुभव किया होगा? ये भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार। देखो, हालदार साहब की आदत हो गई थी कि जब भी वह कस्बे से गुजरते थे तो चौराहे पर रुककर पान खाते, परंतु इस बार उन्होंने चौराहे की दुकानें बंद मिली तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि यार दुकान क्यों बंद है। तो पूछताछ करने पर जब मालूम हुआ कि कैप्टन मर गया है तो वह अत्यंत दुखी हुए। कुछ देर चुपचाप खड़े रहने के पश्चात मतलब खड़े रहने के बाद वे जीप में बैठकर वहां से रवाना हो गए। देखो, हिंदी में बहुत कंसाइज आंसर लिखना है और कट एंड क्लियर आंसर लिखना है जैसे लिखा हुआ है। अगला चैप्टर, बाल गोविंद भगत का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम। टॉप 50 क्वेश्चंस करने हैं। बाल गोविंद भगत के बेटे के बारे में लेखक ने क्या बताया है? भगत उससे अधिक प्यार क्यों करते थे? 2011 में आ चुका है। लेखक के अनुसार बाल गोविंद का एक बेटा था, वह सुस्त था,
तथा बोधा, बोधा का मतलब क्या होता है, देखो लिखा है तथा बोधा, बोधा मतलब मानसिक रूप से कमजोर था, तो इसी कारण से भगत उसे अधिक प्यार करते थे। और उनका मानना था, क्योंकि वो सोचते थे कि ऐसे व्यक्तियों को अधिक सहानुभूति चाहिए, ऐसे व्यक्ति ही प्यार और निगरानी के अधिक हकदार होते हैं। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में आ चुका है, पढ़ो क्या लिखा है। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। ये लाइन मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई है उस वीडियो में, इसीलिए कह रहा हूँ वन शॉट वो वीडियो देख लो, उसमें एनसीईआरटी से पढ़ाई है। तो जैसे जो इन्वर्टेड कॉमा में फ्रेज करने वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस इजीली कर ले जाओगे। जैसे ये कोड दे दिया एक, अब कथन द्वारा लेखक क्या कहना चाहता है, मतलब इस लाइन से लेखक क्या कहना चाहता है। तो देखो उस लाइन का मतलब क्या है कि उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने को लोगों को कहाँ फुर्सत। तो उनका बेटा बीमार है, आंसर देखो, इसकी खबर रखने के लोगों को कहाँ फुर्सत। कथन से लेखक यह कहना चाहता है कि बीमारी के समय गांव वाले भगत के बेटे का हाल चाल जानने भगत के घर नहीं गए, क्योंकि सभी अपने अपनी दिनचर्या में अत्यधिक व्यस्त रहते थे। साथ ही भगत जी की सामान्य दिनचर्या से गांव वालों को इसका पता ही नहीं चला, क्योंकि भगत जी ने बाहर किसी को दिखने ही नहीं दिया, और लोग भी अपने में इतना बिजी थे कि बेटा बीमार है उसमें किसी को शामिल होना नहीं था। बट जब उसकी मौत हुई तो सब शामिल हुए। इसी के आगे एक लाइन क्या थी, जब चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि इसी के आगे एक लाइन थी, इस चैप्टर में जब पढ़ाया था कि आगे एक लाइन लिखी होती है कि बेटा बीमार है, इसकी किसी को कहाँ फुर्सत, लेकिन मौत अपनी ओर सबका ध्यान खींच लेती है। ठीक है, तो अगर वो भी आता है तो वो भी लिख देना कि लेकिन मौत तो सबका ध्यान खींच लेती है, इसलिए सबको आना पड़ा। क्वेश्चन 8 क्या लिखा है, यह थी उनकी आखिरी दलील। बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील क्यों, क्या और क्यों दी, पढ़ो। जब बाल गोविंद भगत के इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई तो उन्होंने श्राद्ध की अवधि पूरी हो जाने के बाद पतोहू के भाई को बुलाकर, पतोहू मतलब उनका जो बेटा था उसकी वाइफ की भाई को बुलाकर उसे कहा उसका दूसरा विवाह करा दो। किसका, पतोहू का दूसरा विवाह करा देने का आदेश दिया। जब पतोहू उन्हें छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुई तो उनकी आखिरी दलील यह थी कि तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। भगत ने यह दलील इसलिए दी क्योंकि उनकी पतोहू की उम्र अभी बहुत कम थी, इसलिए वे उसका पुनर्विवाह कराना चाहते थे। तो भगत बहुत ही अच्छे काम करते थे, रिवॉल्यूशनरी काम करते थे। जैसे एक काम उन्होंने किया था कि पुत्री के यानी पतोहू के ही हाथ से चिता को आग लगवाई थी अपने बेटे के, जो उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। और दूसरा काम क्या किया था, पुनर्विवाह कराने की बात की, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला देखो क्या है, क्वेश्चन 9, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू का मतलब वही है कि ऐसी कौन सी इच्छा थी जिसे वे पूरा ना कर सके, कारण स्पष्ट कीजिए। 2014 में आया है। तो देखो बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू की इच्छा थी कि वह अपने पति की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत के पास ही रहे, उनका ख्याल व्याल रखे। उसने बोला था ना, क्योंकि वह बुढ़ापे में अपने ससुर की सेवा करना चाहती थी, किंतु भगत उसकी इस इच्छा को पूरा ना कर सके। भगत अपनी पुत्रवधू का पुनर्विवाह कराने के पक्ष में थे। यहाँ उनका समाज सुधारक वाला रूप दृष्टिगोचर होता है, यानी उनका समाज सुधारक वाला रूप हाईलाइट होता है। जब पूछेगा समाज सुधारक वाला रूप तो यही 2 पॉइंट लिखना, पहला कि चिता की आग पतोहू से ही दिलवाई, और दूसरा पुनर्विवाह कराने के लिए बोला। देखो 9 क्वेश्चन हमने कर लिए, आ चुके हैं क्वेश्चन 10 पे, और मेरा फेवरेट चैप्टर लखनवी अंदाज। पढ़ो पहला क्वेश्चन, देखो फिर से इन्वर्टेड कॉमा क्वेश्चन आ गया कोट करके। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। इतना दे दिया इन्वर्टेड कॉमा में। अब पूछ लेगा कि इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो इसलिए वो एनसीईआरटी वाली वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगी। पूरी बुक करा रखी है, उसमें इंपॉर्टेंट वीडियो है काफ़ी। देखो यहाँ पे आंसर देखो क्या है कि जब नवाब साहब ने खीरों को काट कर उन्हें तौलियों पर बड़े करीने से यानी तरीके से सजा लिया और उन पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी, तो उनके मुंह में खीरे की उन सुस्वाद फाकों को खाने की कल्पना से ही पानी आने लगा था। यह उनके चेहरे पर आने वाले भाव से ही पता चल रहा था। यही लिखा है यहाँ पर कि उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 11, नवाब साहब द्वारा उन खीरों की फाकों को करीने से तौलिए पर सजाने का कारण बताइए कि क्यों उन्होंने तौलिए सजाया। तो उन फाकों को करीने से तौलिए पर सजाने का कारण यह था कि वह एक नवाब थे और उनका हर कार्य सलीके तरीके से, ठीक है, सलीके मतलब तरीके से होता था। वह किसी भी कार्य को जल्दीबाजी या असुविधाजनक तरीके से नहीं करना चाहते थे। देन क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं हम।
लेखक ने मुंह में पानी आने पर भी खीरा खाने से इनकार क्यों किया था? बताओ क्यों किया था? 2011-10 में आ चुका है। लेखक को अचानक से, देखो जब क्या हुआ था, जब ट्रेन के अंदर लेखक चढ़ता है, अपना हमारा लेखक जब जाता है ट्रेन के अंदर, तो सबसे पहले तो नवाब साहब ने उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बट उसके बाद जब पूछते हैं अचानक से, तो वो उनको पसंद नहीं आता हमारे लेखक को, कि लेखक को अचानक से नवाब साहब का बदला व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने डिब्बे से चढ़ते समय लेखक के प्रति अरुचि प्रदर्शित की थी। अरुचि मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, इसलिए लेखक ने खीरा खाने से इनकार कर दिया। नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक से खीरा खाने के लिए कहा, परंतु लेखक ने आत्मसम्मान को बनाए रखने की खातिर एक बार फिर मना कर दिया। तो इस चैप्टर से ना ये हमने 12 क्वेश्चन तो कर लिए, बट एक मैं टिप दे रहा हूं कि एक क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा? जब पूछा जाएगा कि पूरा लिखो कि कैसे नवाब साहब ने पूरा खीरे पे कैसे तौलिए पे रखा, उस पहले सबसे पहले लोटा निकाल के धुला, फिर तौलिए पे रखा, काट के फाके किनारे से लगाई, करीने से लगाई, ठीक है, करीने तरीके से लगाई, फिर उसके बाद उस पर लाल मिर्च की नमक बुरकी, फिर क्या किया, फिर उसके बाद उसका रसा स्वादन किया और बाहर फेंक दिया। तो ये पूरी सीरीज में याद कर लेना कि उन्होंने क्या क्या किया था। अब आ जाओ अगले नेक्स्ट चैप्टर पे। एक कहानी यह भी अपनी एमबी वाली कहानी। एमबी कौन है? मन्नू भंडारी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, लेखिका को आज अपने पिता के किस स्वभाव की झलक स्वयं में दिखाई देती है? कौन से स्वभाव की झलक? लेखिका ने अपने पिता के बारे में उस चैप्टर में पहले तो खूब पॉजिटिव बताया था, फिर निगेटिव भी बताया, और निगेटिव स्वभाव की झलक काफ़ी दिखाई देती है। जैसे लेखिका को अपने पिता के क्रोधी, अविश्वासी और शक्की स्वभाव की झलक स्वयं में दिखाई देती है। आज लेखिका का परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर उसकी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है, तो वह अपनी हीन भावना के चलते वह अपनी किसी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि निगेटिव चीज़ क्या थी कि लेखिका के पिता उसका कंपैरिजन करते थे, वर्सेस कर देते थे। कंपैरिजन किससे? उसकी बहन से, जो काफ़ी सुंदर थी और हेल्दी थी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। लेखिका को अपने पिता के कौन कौन से रूप अपने में दिखाई देते हैं? फिर देखो क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से रूप। तो लेखिका ने जब से होश संभाला तब से ही उसकी अपने पिताजी से किसी न किसी बात पर टक्कर ही चलती रहती। आज लेखिका को यह भी लगता है कि उसके पिता ना जाने कितने रूपों में उसके भीतर उपस्थित हैं। यह उपस्थिति कहीं कुंठाओं के रूप में है, तो कहीं प्रतिक्रिया के रूप में है, और कहीं प्रतिछाया के रूप में। बहुत खूबसूरत आंसर है ये, इसको नोट कर लो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। लेखिका के भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ क्यों था? अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लेखिका की माँ से लेखक का क्या रिश्ता है? तो लिख देना बहुत भोली थी, अनपढ़ थी और व्यक्तिहीन थी, व्यक्तित्वहीन यानी पर्सनैलिटी लेस थी, जैसा मैंने पढ़ाया था, ठीक है, व्यक्तित्वहीन थी। तो उसकी कभी भी आदर्श नहीं बन पाती है लेखिका कभी भी इंस्पायर नहीं हो पाती है, आइडल नहीं बना पाती है अपनी मॉम को, ठीक है। बट उसके भाई बहनों का लगाव कैसे था माँ के साथ? देखो, लेखिका की माँ उसके पिताजी के दुर्व्यवहार को अपना प्राप्य और बच्चों को ही हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को पूरा करना अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। यही कारण था कि लेखिका के सभी भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था, जो सहानुभूति से उपजा हो सकता है, यानी सहानुभूति की वजह से हो सकता है, सहानुभूति की वजह से, ठीक है, समझ गए। चलो इस चैप्टर में अगर कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ सकता है, देखो कोई भी क्वेश्चन हम मिस नहीं कर रहे हैं। एक और अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वो ये होगा कि कौन थी वो शिक्षिका जिनने लेखिका की जीवन पर प्रभाव डाला? कौन थी वो शिक्षिका? का नाम था, उसके टीचर का नाम क्या था? जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ। तो वह यह सकता है उन्होंने कैसे इसके ऊपर प्रभाव डाला जब ये कॉलेज में गई हमारी शिक्षिका। उन्होंने बताया था ना कि सिर्फ पढ़ो मत, चॉइस करके पढ़ो दुनिया भर की चीज़ें, तो वो सारा कुछ डिटेल में लिखना होगा। नेक्स्ट, नौबत खाने के बाद क्वेश्चन 16, ये बड़ा मस्त चैप्टर है अपने बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में। कुलसुम की देसी घी की बनी कचौड़ी को खां साहब संगीतमय कचौड़ी क्यों कहते थे? काशी के जीवन में उनके आकर्षण की ओर क्या वस्तुएं थीं? सोदाहरण लिखिए। ऐसा हिंदी में कई बार लिख के आएगा, सोदाहरण का मतलब होता है उदाहरण सहित लिखिए। 2016-15 में आया है। देखो कुलसुम पहले कौन थी ये जान लो यार। याद रखना उस चैप्टर में 2 लोगों का नाम लिया गया था, 2 लेडीज का। एक कुलसुम जो हलवाइन थी, याद रखना, और एक सुलेखा जो हीरोइन थी। हलवाइन, हीरोइन, ठीक है। तो तुम अपना ध्यान हीरोइन से हटा करके इधर क्वेश्चन वापस आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, आंसर पे आओ। कि कुलसुम के द्वारा कलकलाते देसी घी, याद रख लो, एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, ये सब कीवर्ड्स हैं। कलकलाते देसी घी में
कचौड़ी डालते ही छन्न सी निकली आवाज में खां साहब को आरोह अवरोह के सारे सुर सकार होते दिखाई देते थे। इसी कारण वे उन्हें संगीतमय कचौड़ियाँ कहा करते थे। काशी में मिलने वाली मलाई बर्फ और जलेबी में भी उन्हें विशेष लगाव था। देन क्वेश्चन 17 देखो, पढ़ो। बिस्मिल्लाह खां के साथ सुलोचना की फिल्मों और कुलसुम की संगीत में कचौड़ी की यादें किस प्रकार जुड़ी थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ध्यान से चलो देखते हैं आंसर। देखो, बिस्मिल्लाह खां को बचपन में फिल्मों का बहुत शौक था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर बिस्मिल्लाह खां अपनी कमाई लेकर फिल्म देखने चले जाते थे। अब ये कमाई कहाँ से आती थी? देखो लिखा है, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उन्हें मिलती थी। इसके साथ हो कुलसुम हलवाइन की संगीतमय कचौड़ियाँ से उनकी यादें जुड़ी हुई थी। संगीतमय कचौड़ी इस तरह, संगीत कचौड़ी क्यों बोलते थे? संगीतमय कचौड़ी क्यों? म्यूजिकल कचौड़ी क्यों? क्योंकि जब कुलसुम कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी तो छन्न से आवाज उठती थी। उस समय छन्न से उठने वाली आवाज से उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे, मतलब आनंद आ जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या है देखो, पढ़ो। बिस्मिल्लाह खां को फिल्मों के अतिरिक्त और किस चीज़ का शौक था, बताओ। तो बिस्मिल्लाह खां को फिल्मों के अतिरिक्त कुलसुम हलवाई की देसी घी का कचौड़ियों वाला बहुत पसंद था। वहाँ की संगीत में कचौड़ी इसलिए पसंद थी क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में डालती थी वही सेम। तो ये आंसर इंपॉर्टेंट है, कुलसुम वाला। फिर सोदाहरण सिद्ध कीजिए, फिर से सोदाहरण मतलब क्या? उदाहरण सहित सिद्ध कीजिए कि खां, बिस्मिल्लाह खां रियाजी व स्वादी दोनों थे। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। रियाजी मतलब होता है कि वो प्रैक्टिस करते थे, वो प्रैक्टिस में इंटरेस्टेड थे, और स्वादी मतलब होता है वो खान पान में इंटरेस्टेड थे। तो वही पूरा अपना लिख दो कि बिस्मिल्लाह खां रियाजी और स्वादी दोनों थे। वह हर रोज़ बालाजी के मंदिर में रियाज करते थे और उसी का नतीजा था कि वह आगे चलकर विश्वविख्यात शहनाई वादक बने। खां साहब जब फिल्म देखने जाते थे तो कुलसुम की देसी घी वाली संगीत में कचौड़ियाँ खाते थे और कचौड़ी के साथ साथ उन्हें मलाई बर्फ व जलेबी भी बहुत पसंद थी। नेक्स्ट चैप्टर संस्कृति। आ जाओ देखते हैं इस चैप्टर को, बड़ा इंटरेस्टिंग और छोटा चैप्टर था ये। चलो, जिस आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया उसे लेखक ने आविष्कर्ता क्यों कहा है, बताओ। जिसने सबसे पहले यहाँ पे आग का आविष्कार किया उसको लेखक ने आविष्कर्ता क्यों कहा है? तो आग, तो आज आग की मदद से हम स्वादिष्ट खाना पका पाते हैं, कई कठोर वस्तुओं को गलाकर उन्हें नए नए आकार देते हैं। इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि आग के आविष्कार से पूर्व का जीवन, आग के आविष्कार से पूर्व का जीवन क्या लिखा है? आग के आविष्कार से पूर्व का जीवन पश्चात पशुवत वह कितना कष्टकारी रहा होगा। आग के आविष्कार ने मानव को पशु से अलग कर दिया। यही कारण है कि सबसे पहले जिस व्यक्ति ने आग का आविष्कार किया उसे लेखक ने आविष्कर्ता कहा। आओ एक्सप्लेन कर देता हूँ यार, डोंट वरी। देखो क्या मतलब है कि आज आग की मदद से हम स्वादिष्ट खाना पका पाते हैं। तो क्या हुआ कि इसकी सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि आविष्कार से पूर्व का जीवन पशुवत यानी जानवरों जैसा जीवन था और कितना कष्टकारी था, और आग के आते ही इंसान बदल गया। ठीक है, बात तो सही है। आगे आओ क्वेश्चन 21 पे आ जाते हैं। लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर उस छेद में धागा पिरोने को एक आविष्कार किस प्रकार कहा जा सकता है? ये एक्चुअली क्या बात कर रहे हैं हम? ये बात कर रहे हैं हम सुई धागे की। ठीक है, सुई धागे में इस साइड एक साइड छेद होता है ना, तो क्या है कि लोहे का ये टुकड़े को घिस करके एक सिर में छेद करके धागा पिरोते हैं और सुई धागे का काम होता है। तो आज मानव के पास सुविधा के सभी साधन उपलब्ध हैं। पहले लोहे के टुकड़े को घिसकर उसके एक छेद में धागा पिरोना मनुष्य के लिए कितना मुश्किल रहा होगा, इस बात की कल्पना ही की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उस व्यक्ति के दिमाग में यह विचार किस प्रकार आया और उसने इसकी मदद से धागा पिरोकर कपड़े के दो सिरों को जोड़ने की बात कैसे सोच ली। इस कार्य के किसी आविष्कार से कम नहीं कहा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए। वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे। आग और सुई धागे के आविष्कार से पहले मनुष्य जीवन कैसे बताता होगा? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, खुद से लिख सकते हो यार कि अंधेरे में रहता होगा, उसे जंगली जानवर और कीड़ों से बहुत कठिनाई होती होगी वगैरह वगैरह। फिर क्वेश्चन 23, आग व सुई धागे के आविष्कार में संस्कृति क्या है? गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आग व सुई धागे का आविष्कार व्यक्ति विशेष की जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर हुआ है वही योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा संस्कृति है, और इसी संस्कृति के द्वारा आविष्कार की गई वस्तुएं आग व सुई धागे सभ्यता के उदाहरण हैं। देखो तो संस्कृति क्या है? इंस्पिरेशन किसी भी चीज का आविष्कार करने का, और सभ्यता क्या है? जो भी आविष्कार हो गया, जैसे सुई धागे और आग, ये क्या हो गई? सभ्यता, ह्यूमन सिविलाइजेशन। आगे आ जाओ।
आता है अपना काव्य खंड। स्टार्ट। सूरदास जी का कौन सा था पद, ठीक है। चलो देखते हैं, आ जाओ इधर। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। 2011 में आ चुका है। आंसर क्या है? प्रस्तुत काव्य पंक्ति का आशय यह है कि उद्धव तो पहले से ही बुद्धिमान एवं चतुर थे, ठीक है, पर अब तो उन्होंने अपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीति ग्रंथ भी पढ़ लिया। उद्धव कौन? जिसको श्री कृष्ण ने भेजा था अपना संदेश लेके, तो वो पहले से ही बुद्धिमान चतुर थे, गोपियां कह रही हैं। और कह रही हैं कि पर अब तो उन्होंने अपने गुरु ग्रंथ देखो लिखा ना, गुरु से अपने राजनीति ग्रंथ भी पढ़ा है। और गुरु किसको बोल रही है? श्री कृष्ण को। अगला क्वेश्चन 25। सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? 2015 में आ चुका है, पढ़ो। सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया है। मधुकर का शाब्दिक अर्थ है भ्रमर अथवा भंवरा। भंवरा, अरे देखो ऐसे फूल होता है, मैं तो ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ, तो फूल पे आके भंवरा बैठता है ना, भंवरा, कुछ ज्यादा बड़ा भंवरा बैठ गया, तो ये भंवरे क्या करते हैं? मंडराते रहते हैं इधर उधर। तो गोपियों ने व्यंग के रूप में उद्धव को मधुकर कहकर संबोधित किया है, क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण का ज्ञान रूपी संदेश लेकर आए हैं। क्या था वो संदेश? सबको पता है, योग संदेश। क्वेश्चन 26 देखो ध्यान से, 2016 में आया है। गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि श्री कृष्ण की बुद्धि अब और बढ़ गई है? तो आंसर, गोपियां श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानकर उन पर विश्वास करती थी। उन्हें स्वप्न में भी अपना आभास नहीं था कि श्री कृष्ण उनके लिए प्रेम के स्थान पर योग का संदेश भेजेंगे। इसलिए उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, लेकिन अब उन्होंने राजनीति का ग्रंथ भी पढ़ लिया है, जिसके कारण उनकी बुद्धि बहुत अधिक बढ़ गई है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट, तुलसीदास जी ने क्या दिया था? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। एक बहुत ही बड़ा सा ये था ना, बहुत ही बड़ा काव्यखंड था। इसको आओ क्वेश्चन 27 देखते हैं। देखो पढ़ो, आई होप ये क्लियर होगा बिल्कुल तुम्हारी स्क्रीन पे। क्वालिटी बढ़ा लो और देखो ध्यान से। हम भी कोई कुम्हड़े के छोटे फल नहीं हैं, जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाएंगे। कोट कर दिया और अब पूछ लिया कि लक्ष्मण ने ऐसे क्यों कहा, बताओ। परशुराम बार बार लक्ष्मण को अपना फरसा दिखाकर डरा रहे थे, सबको पता है ये बात। इसलिए लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि हे मुनि, आप तो अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, मतलब फूंक करके पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। वो पता लगा कि अब लोग पहाड़ फूंकते हैं। खैर, यदि ऐसा है तो हम कुम्हड़े के छोटे फल नहीं हैं, जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार लक्ष्मण इस कथन के द्वारा परशुराम से यह कहना चाहते हैं कि वह उन्हें कमजोर समझने की भूल ना करें। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 28। लक्ष्मण ने परशुराम की अहंकार से भरी हुई बातों को सहन का क्या कारण बताया, कि क्यों लक्ष्मण परशुराम की अहंकार भरी बातें सह रहे थे। और नीचे एक और, लक्ष्मण क्रोध को रोककर परशुराम के कठोर वचनों को सह रहे थे। इस संबंध में लक्ष्मण ने अपने कुल की क्या मर्यादाएं बताई। दोनों तरीके से आ सकता है, समझ लो ये और करके, ठीक है, दोनों तरीके से। 2013 में आ चुका है ये वाला। आंसर देखो, लक्ष्मण परशुराम के कठोर, क्या लिखा है, कठोर वचनों को सुनकर भी अपने क्रोध को रोक पा रहे थे, क्योंकि यह उनके कुल की मर्यादा के अनुरूप था, अनुकूल था। अपने कुल की मर्यादाएं बताते हुए उन्होंने कहा कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर हमारे कुल के व्यक्ति वीरता नहीं दिखाया करते हैं। और परशुराम जी क्या थे? ब्राह्मण, ठीक है, इसलिए उस पर वीरता नहीं दिखाते हैं, उस पर वार नहीं करते हैं, तो इसलिए वो शांत थे। इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने से अपयश मिलता है, ठीक है। अतः यदि आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। किसने कहा? लक्ष्मण ने परशुराम जी ने जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 29। परशुराम ने कौशिक कहकर किसे संबोधित किया है? उनका कौशिक को संबोधित करने का क्या कारण हो सकता है? आंसर देखो, परशुराम ने कौशिक को कहा था, ऋषि विश्वामित्र को कौशिक कहकर संबोधित किया है, क्योंकि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के गुरु थे और केवल वे ही लक्ष्मण के कटु वचन यानी जो उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, थोड़े से कटु वचन यानी कि कड़वे वचन बोलने से मना कर सकते थे। इसके अतिरिक्त विश्वामित्र परशुराम तथा लक्ष्मण दोनों के स्वभाव से भी भली भांति परिचित थे, जानकार थे। आओ नीचे, जयशंकर प्रसाद की कविताएं पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 30। अगर तुम्हें क्लियर नहीं है तो मैं आपके लिए रीड कर रहा हूं। देखो, ये लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में कि तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। इस पंक्ति में समाज के लोगों की किस मानसिकता या प्रवृत्ति की ओर संकेत किया, स्पष्ट कीजिए। क्या लिखा था कि मैं तुम्हारे लिख दे रहा हूं यहां पे क्लियर, कि
तुम सुनकर सुख पाओगे, देखकर यह गागर रीति। तो पढ़ो, आंसर पढ़ो। प्रस्तुत पंक्ति लोगों की इस मानसिकता की ओर संकेत करती है जिसमें सामान्यता लोग किसी के निजी जीवन के बारे में जानकर उसको चर्चा का विषय बनाकर उसका मजाक बनाते हैं और रसानुभूति प्राप्त करते हैं। रसानुभूति यानी कि बस इंजॉयमेंट के लिए उसका मजाक बनाते हैं उसकी बातों का। इसलिए कवि ने कहा है कि मेरा जीवन खाली गगरी के समान है। जो लोग दूसरों के दुख में स्वयं की खुशी महसूस करते हैं उन लोगों के लिए कवि आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। अब क्वेश्चन 31, कविता में एक स्थान पर विडंबना शब्द आया है, इसका प्रस्तुत कविता में क्या अर्थ है? 2016 का क्वेश्चन है, विडंबना शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रस्तुत कविता में विडंबना शब्द का अर्थ है संशयात्मक स्थिति। संशयात्मक स्थिति यानी कि सस्पेक्ट करने वाली स्थिति, संशय यानी कि शक। कवि से जब आत्मकथा लिखने के लिए आग्रह किया जाता है तो वह कहता है कि अपने इस अभावग्रस्त जीवन यानी कमियों भरा जीवन के लिए मैं अपने सरल सहज व निष्कपट जीवन को दोष दूं या दूसरों के स्वार्थी या छल कपट पूर्ण आचरण को। इस संशयात्मक स्थिति के कारण भी वह अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते कि कुछ उनका इतना छोटा और अभावग्रस्त और संशयात्मक जीवन है कि उसमें वो क्या अपनी आत्मकथा लिखे। आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 32, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में पंक्ति का भाव स्पष्ट करके कवि की प्रकृति तथा प्रवृत्ति पर प्रकाश डालिए। तो देखो, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि यह अपनी आत्मकथा के माध्यम से मैं अपनी भूलें और गलतियां उजागर करूं या दूसरे द्वारा दिए गए धोखे को सबके सामने लाऊं। वास्तव में कवि दोनों स्थितियों में स्वयं को असहज अनुभव कर रहा है तथा बीती बातों को दोहराकर वह किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। क्वेश्चन 33 देखो ध्यान से, कवि जयशंकर प्रसाद ने चांदनी रातों की गाथा को उज्ज्वला क्यों कहा है? बताओ, 2013 में आ चुका है। तो कवि जयशंकर प्रसाद ने चांदनी रातों की गाथा को उज्ज्वला कहा है क्योंकि तब उसकी प्रिया उसके साथ थी। अब प्रिया कौन है? तुम्हारी वाली प्रिया नहीं, प्रिया यहाँ पे मतलब होता है प्रिय, ठीक है। अच्छा, ठीक है। प्रिया मतलब कि जो भी उसकी प्रिय थी, जो भी उसकी प्रेमिका थी, वो उसके साथ थी उस समय पर, और उन रातों में हंसते खिलखिलाते हुए प्रिया के साथ बातें होती थी। उसने अपनी प्रेमिका के साथ जो क्षण व्यतीत किए वह उज्जवल अर्थात सुख प्रदान करने वाले थे। As you remember your past and enjoy. I hope you'll have a good future too. Now let's move on buddy, move on करते हैं नेक्स्ट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्यखंड पे। क्वेश्चन 34 आ जाओ। विद्युत छवि उर में पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 2016-10 दोनों में आया है, रिपीट को आया, ठीक है। पढ़ो, प्रस्तुत काव्य क्या लिखा है? प्रस्तुत काव्य पंक्ति का अर्थ यह है कि बादलों के हृदय में बिजली की जो रेखा है वह मानव समुदाय को नया जीवन देने वाली अद्भुत शक्ति है। वास्तव में विद्युत यहाँ ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है जो बादलों के हृदय में छिपा हुआ है, ठीक है। बादल इसी शक्ति का प्रयोग विप्लव एवं परिवर्तन लाने के लिए करता है जिससे संपूर्ण जगत में नई स्फूर्ति एवं चेतना का संचार होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। विद्युत मतलब होता है बिजली, ठीक है। आ जाओ इधर नीचे। क्वेश्चन नंबर 35 बादलों के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, ये है क्वेश्चन 2016 में आया है, 12 में आया है, दोनों में आ चुका है। बादलों के लिए नव जीवन विशेषण का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? बताओ। तो बादल वर्षा कर सभी को नव जीवन प्रदान करते हैं। बादल वर्षा करके मुरझाई एवं निष्प्राण धरती में नया जीवन भर देते हैं। अरे, जब भी बादल वर्षा करते हैं तो बिल्कुल जो सॉइल सूख चुकी होती है उसको निष्प्राण बोला गया। निष्प्राण यानी बिना प्राण की धरती में नया जीवन भर देते हैं। वे धरा की तप्तता यानी गर्मी, धरा मतलब क्या होता है? पृथ्वी। पृथ्वी की तप्तता यानी गर्मी को समाप्त करके लोक जीवन के मार्ग को सुगम बनाते हैं। बादल लोगों में नई स्फूर्ति एवं उत्साह का संचार करते हैं और अन्नदाता के जीवन को उमंगों से भर देते हैं। हु इज अन्नदाता? अन्नदाता इज आवर रिस्पेक्टेड फार्मर्स। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। उत्साह कविता में कवि ने नई कविता करने वाले कवियों के लिए किस संबोधन का प्रयोग किया? ये इंपॉर्टेंट है। देखो, कुछ कहा था ना, नए कवियों के लिए भी उन्होंने क्या कहा था कि उत्साह कविता में कवि ने नई कविता करने वाले कवियों के लिए कवि नवजीवन वाले, यह शब्द बोला था। क्या बोला था? कवि नवजीवन वाले संबोधन का प्रयोग किया, क्योंकि
महाकवि निराला, महाकवि निराला कौन? हमारे लेखक, हमारे कवि का मानना है कि सामाजिक क्रांति या परिवर्तन में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल होती है। वे साहित्य को सामाजिक क्रांति का वाहक बनाने वाले कवियों से अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर पूरे संसार में जोश का पौरुषमय स्वर भरना की आग्रह कर रहे हैं। आग्रह यानी रिक्वेस्ट। आ जाओ आ जाओ। अगला नागार्जुन की कविताओं पे आ जाओ। क्वेश्चन 37, यह दंतरी मुस्कान से क्वेश्चन है। तो यह दंतुरित मुस्कान को स्पष्ट करते हुए बताइए कि वह मरे हुए व्यक्ति में भी जान कैसे डाल देती है। बताओ, आ चुका है पहले ये क्वेश्चन। तो दंतुरित मुस्कान का तात्पर्य क्या है, पहले ये बताओ। देखो, दंत उरित का मतलब होता है उस छोटे बच्चे की मुस्कान से है व्यक्ति जिसके अभी अभी दांत निकले। जो छोटे बच्चा ना, दंत उरित का मतलब होता है जो नया दांत निकला हो और वो हंस रहा हो। तो नया नया दांत है छोटा बच्चा और उसकी मुस्कान, यह मुस्कान इतनी मनोहर व प्रिय होती है कि मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देती है। अर्थात जीवन में निराश, हताश तथा पूर्णतः उदासीन व्यक्ति के मन को प्रफुल्लता तथा खुशी से भर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, नए नए निकले हुए दांतों वाले बच्चों की मुस्कान देखकर कवि को क्या लगता है? बताओ। 2012 का क्वेश्चन। कवि को लगता है कि नए नए निकले हुए दांतों वाले बच्चे की मुस्कान मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर देने की क्षमता रखती है। उसके धूल से सने शरीर को देखकर कवि को लगता है मानो कमल का सुंदर फूल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में आकर खिल गया। कैसे कंपैरिजन किया गया? जैसे कैसे कंपैरिजन किया गया है? जैसे कमल का फूल होता है, ये पत्ते हो गए, ये फूल होता है, ठीक है, ये कहाँ होता है? ये होता है कीचड़ में। तो वैसे ही जब बच्चे का शरीर धूल से सना होता है तो वो भी उसी से कंपैरिजन कर रहा है। जैसे कीचड़ में कमल का फूल कितना कोमल होता है, तो वो भी धूल से सना हुआ शरीर कवि को कैसा लगता है? कमल का सुंदर फूल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। यह मुस्कान इतनी मधुर और मोहक है कि इसमें कठोर हृदय का भी पिघला देने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, बच्चा किसी को घूर कर क्यों देखता है? कवि बच्चे की ओर से आंख फेर लेने को क्यों कहते हैं? बताओ। आंसर देखो, जब बच्चा पहली बार किसी की ओर देखता है तो वह उसे पहचान नहीं पाता और पहचान ना पाने के कारण उसे घूर कर देखता है। ठीक है, कवि बच्चे की ओर से आंख फेर लेने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि उसे लगता है कि पहचान ना पाने के कारण बच्चा उसे लगातार घूर रहा है, जिसके कारण वह थक गया होगा घूरते घूरते। चलो नेक्स्ट, मंगलेश डबराल जी। क्वेश्चन 40, कभी कभी संगीतकार मुख्य गायक का साथ यूं ही क्यों दे देता है? अब देखो, संगीतकार पता क्या होता है? BS बैकग्राउंड सिंगर, और मुख्य गायक का साथ वो कोई होता है नहीं कि मेन सिंगर जो गा रहा होता है, समझो। तो कभी कभी संगीतकार बैकग्राउंड सिंगर जो होते हैं मुख्य गायक का साथ यूं ही इसलिए देता है क्योंकि वह मुख्य गायक को यह बताना चाहता है कि वह अकेला नहीं है। मुख्य गायक अकेला नहीं है, पीछे बैकग्राउंड में सपोर्ट करने हम खड़े हैं। वह मुख्य गायक को उत्साह भरने लगता है कि जिस राग को गाया जा चुका है उसे फिर से गाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41, गाए जा चुके राग को फिर से गाने की पृष्ठभूमि किस प्रकार तैयार होती है? देखो, पढ़ो। मुख्य गायक जब गायन के दौरान किसी राग को गा चुका होता है तब संगीतकार उस राग को पुनः गाकर सुरों को ऐसी जगह पर पहुंचा देता है जहां से मुख्य गायक उस राग को फिर से गा सके। उस प्रकार संगीतकार अपनी गायन शैली के गाए जा चुके राग के लिए पुनः गाने हेतु पृष्ठभूमि तैयार करता है। देन क्वेश्चन 42, संगीतकार शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी स्थिति व भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है, कि संगीतकार शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है। तो मुख्य गायक के साथ गाने वाले अथवा वाद्य यंत्र बजाने वाले, वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले सहयोगी संगीतकार कहलाता है। मुख्य गायक के गायन की प्रस्तुति में संगीतकार की स्थिति और भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वह मुख्य गायक का साथ देकर गायन को पूर्ण करने में सहयोग करता है। उसकी सहायता के बिना मुख्य गायक अपना गायन प्रभावी ढंग से पूरा नहीं कर सकता। प्रभावी ढंग यानी कि अच्छे तरीके से पूरा नहीं कर सकता। तो बैकग्राउंड सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस आर इंपॉर्टेंट। आ जाते हैं अपने दूसरी वाली बुक। कौन सी बुक है? अरे कौन सी बुक है यार, भूल गए क्या? माता का अंचल स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर हम अपनी सप्लीमेंट्री बुक का, कृतिका बुक का। क्वेश्चन 43, बहुत कम क्वेश्चन इस बुक से आएंगे, ठीक है, और अधिकतर लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो उसी तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो, लॉन्ग क्वेश्चन ही आएंगे। तो आओ देखते हैं। 2012 में आ चुका है। भोलानाथ की मैया यानी माता उसको थोड़ा और खिलाने की हट क्यों करती थी? वह उसके बाबूजी को क्या कहती थी? इससे माँ की छवि कैसी बनती है? समझो क्या लिखा है, समझो।
माँ की छवि के बारे में यानी कैरेक्टर के बारे में पूछा है। देखो क्या लिखना है। भोलानाथ के भरपेट, भोलानाथ कौन था? बच्चा, मेन छोटा सा बच्चा कैरेक्टर जो था, मेन कैरेक्टर, कि भोलानाथ के भरपेट खाना खाने के बाद भी उसकी माँ उसको थोड़ा और खिलाने की हट यानी जिद करती थी। वह उसके बाबूजी को कहती थी, बाबूजी यानी उसके पिताजी को कहती थी कि आप तो 4-4 दाना के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हो। अरे आई एम मेकिंग यू वेरी क्लियर कि बाबूजी उस बच्चे का पापा था, इसलिए वो उसको बाबूजी बोल रही हैं। आज के कुछ मॉडर्न रीजंस की वजह से बाबूजी नहीं बोल रही हैं, ठीक है। तो बाबूजी के कहती थी बाबूजी से यानी अपने पति से कि आप तो 4-4 दाने का कौर बच्चे के मुंह में देते जा रहे हो। इससे वह थोड़ा खाना पर भी समझ लेगा, थोड़ा खाने पर भी समझ लेगा कि उसका पेट भर चुका है, बहुत खा चुका है। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। अब मैं बताती हूँ कैसे खिलाता है। तो बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए, यानी पूरा मुंह भर के खिलाओ। माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। माँ के ऐसे व्यवहार से स्पष्ट होता है कि वह अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक ममत्व यानी ममता के कारण चाहती है कि वह अधिक से अधिक खाए और वह मानसिक एवं शारीरिक रूप से शक्तिशाली एवं ऊर्जावान बने। इसलिए माँ का अपनत्व एवं अत्यधिक स्नेह झलकता है। अपनत्व यानी अपनापन और एवं अत्यधिक स्नेह झलकता है। जैसे तुम्हारी माँ भी हमें बचपन में खाना खिलाती थी, मतलब कि तुम्हारी तुम्हें, हमारी हमें। आगे आते हैं क्वेश्चन 44। भोलानाथ के खाने के समय माता पिता में नोक झोंक होती थी। आपको भी अपने बचपन का समय याद आता होगा जब घर में माता पिता के बीच नोक झोंक होती होगी। ऐसा ही कुछ बीते प्रसंगों का वर्णन कीजिए। 26 रन में आ चुका है, खुद से लिख सकते हो यार, अपना बताना है बचपन में कि कैसे नोक झोंक होती थी खाना खाते समय डाइनिंग टेबल पे या जमीन में बैठे खाते हो तो वहां पे। तो पिताजी किसी कारण हमें डांटते थे तो माँ हमारा पक्ष लेती थी। वही सब पूरा लिख दो कि स्कूल जाने के लिए माता पिता में नोकझोंक होती थी, माँ हमें पढ़ाने के लिए बैठाती थी, दुनिया भर की चीजें लिख दो, ईजी अपने से लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन 45। माता का अंचल पाठ में बाल सुलभ भोलेपन और सरलता को कैसे चित्रित किया गया है? 2 उदाहरण दीजिए। 2 उदाहरण देना है, या इस तरह से आ सकता है कि पाठ में आपको बाल स्वभाव की कौन सी जानकारी मिलती है। तो देखो अच्छे से लिखना पड़ेगा, पूरा ध्यान से देखो कि ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देखना है। क्वेश्चन 45 का देखो क्या है कि माता का अंचल पाठ में बाल सुलभ भोलापन और सरल स्वभाव का यथार्थ चित्रण किया गया है। उदाहरण का मतलब ये उदाहरण के तरीके से देखा जाए तो ये है, बालक भोलानाथ कितना भी रो रहा हो, अपने साथ खेलने वाले साथियों को देखकर सिसकना भूलकर उनके साथ खेलने लग जाता है, ठीक है। ये बालकों का स्वभाव है बच्चों का कि तुम भी अगर चाहे कितना भी रो रहे हो या दुखी हो, अपने दोस्तों को देखकर उनके साथ खुश हो जाते हो। फिर क्वेश्चन 2। भोलानाथ एवं उसके मित्रों के खेल भी सरल होते थे। वे विभिन्न खेल खेलते थे, जैसे बचपन में मिट्टी की मिठाइयां बनाते, घरौंदा यानी घर मिट्टी का, खेती करने के खेल खेलते तथा बारात के जुलूस से कनस्तर का तंबूरा बजाते चलते। ये सब खेल बाल सुलभ भोलापन और सरलता के ही परिचायक हैं, यानी पहचान है। फिर 3rd पॉइंट। भोलानाथ और उसकी मित्र मंडली की शरारतें करना, जैसे मूसन तिवारी को चिढ़ाना, चूहे के बिल में पानी डालना जैसी शरारतें करना बाल सुलभ स्वभाव को दर्शाता है। तो ये 3 हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या आएगा इससे। यात्राएं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके तुम्हें दिखाता हूं और अगर क्लियर नहीं है तो मैं रीड आउट कर रहा हूं। यात्राएं विभिन्न संस्कृतियों से परिचित होने का अच्छा माध्यम है। ये देखो, ये कॉमा में नोट कॉमा में कि यात्राएं जो होती हैं, ट्रैवल करना, अलग अलग संस्कृतियों जानने के लिए अच्छा माध्यम है, अच्छा मीडियम है। साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिए, यानी इसको सपोर्ट कीजिए स्टेटमेंट को, ठीक है। तो उपरोक्त कथन पूर्णतः सत्य है, ऐसे इंग्लिश में भी लिखते हो कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू या जस्टिफाइड, वही चीज लिखा हिंदी में, उपरोक्त कथन पूर्णतः सत्य है। लेखिका जब सिक्किम राज्य की राजधानी गंतोक से होते हुए विभिन्न पर्वतीय प्रदेशों की यात्रा करती है तो वह केवल यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से ही परिचित नहीं होती, बल्कि वहाँ भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताओं व वहाँ के जीवन की विषमताओं से भी परिचित होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि वो कई चीजें जानती है जब कहीं भी आप ट्रैवल करते हो तो। और वो इस चैप्टर में कहाँ ट्रैवल कर रही हैं? गंतोक में। अपनी यात्रा के दौरान ही लेखिका को यूमथांग के एक स्थान पर कतार में लगी हुई बौद्ध पताओं के महत्व से परिचय होती है। क्या? किसका? बौद्ध पताकाओं, यानी बौद्ध झंडे, छोटे छोटे से पताका लगे थे ना चैप्टर, अगर तुमने पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा तो इसका भी 1 शॉट डला हुआ है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जा करके देख लो वो वीडियो में, बहुत कम टाइम में खत्म कर लोगे। जो किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर फहराई जाती है।
इसी प्रकार एक अन्य स्थान पर लेखिका को वहाँ के लोगों की इस मान्यता का भी पता चलता है। देखो पहली मान्यता तो ये पता चल गई बुद्ध पताकाओं वाली 1। अब अगली मान्यता क्या है सेकंड, कि उसको ये भी पता चलता है कि खेदुम नामक देवी देवताओं के निवास स्थान पर गंदगी फैलाने से गंदगी फैलाने वाले की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? खेदुम नामक स्थान पे। अतः कहा जा सकता है कि यात्रा विभिन्न संस्कृतियों से परिचित होने का एक अच्छा माध्यम भी है। फिर क्वेश्चन 48 देख लो। यात्राएं मनुष्य को यंत्रवत व भाव शून्य होती जीवन शैली से मुक्ति दिलाने में सहायक होती हैं। यानी वही कि बोरिंग जिंदगी से मुक्ति दिलाने में सहायक होती हैं। साना साना हाथ जोड़ी पहाड़ के आधार पर लिखिए। पक्ष और विपक्ष दोनों दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट दोनों, सपोर्ट भी करना है और इसको अगेंस्ट भी दिखाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि अपने से तुम लिख सकते हो अगर चैप्टर पढ़ा है, इजी। जैसे यात्राएं मनुष्य को यंत्रवत व भाव शून्य होती जीवन, भाव शून्य यानी कि बिना भाव की जिंदगी, बहुत बोरिंग जिंदगी से मुक्ति दिलाने में सहायक होती है। मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ। वर्तमान समय में शहरी जीवन की भागदौड़ मनुष्य की अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रक्रिया ने उसे एकाकी बना दिया है, यानी बोरिंग बना दिया है, एक ही चीज के पीछे पड़ा रहता है। आज उसका जीवन केवल स्वयं एवं परिवार तक ही सिमट गया है। ठीक है, लिमिटेड जीवन है। उसमें निरंतर भाव शून्यता रूपी अवगुण बढ़ता जा रहा है। अवगुण यानी कि डिसक्वालिटी। ऐसी नीरस होती जीवन शैली से मुक्ति दिलाने में यात्राएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका का प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत होकर, अर्थात हिमालय पर गिरी बर्फ, सतत प्रवहमान झरने, अत्यंत वेग के गिरती तिस्ता नदी, ये सारी जगह जहाँ वो घूमी थी, तिस्ता नदी, प्रियुता व रूडोडेंड्रो के महकते फूल इत्यादि प्राकृतिक सौंदर्य से आसक्त होकर यह सोचना कि जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य है, यह स्पष्ट करता है कि यात्राएं मनुष्य के लिए जीवन में परिवर्तन लाने में सक्षम है। ठीक है, समझ गए? इंपॉर्टेंट था ये। नेक्स्ट एंड लास्ट, मैं क्यों लिखता हूं? मैं नहीं, लेखक का पाठ है। देखो क्वेश्चन 49 पे आ चुके हैं हम। लास्ट 2 क्वेश्चंस। पाठ के आधार पर बताइए कि एक लेखिका के लिए स्वभाव और आत्मानुशासन का क्या महत्व होता है। अथवा ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक और तरीके से आ सकता है कि कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का बहुत महत्व होता है। यह बात लेखक अज्ञेय जी के किस प्रकार समझाई है। 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है। एक लेखक के लिए स्वभाव और आत्मानुशासन यानी खुद पर अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल का बहुत महत्व है। कुछ लेखकों का स्वभाव ऐसा होता है कि वे बाहरी दबाव पड़े बिना कुछ लिख ही नहीं पाते। यह दबाव भीतरी व्यवस्था को प्रदर्शित करने के लिए होता है। ऐसे में बाहरी दबाव लेखक के लिए सहायक यंत्र के रूप में कार्य करता है। इस संबंध में लेखक का मत यह है, मत यानी कि वोट, सोचना यह है कि इस प्रकार के दबाव अथवा सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 50। Yes, you have hit a half century, bro. You should be proud of yourself. बात तो सही है। नाउ पढ़ो नोट में क्या लिखा। सैनिकों द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंक कर मछलियों को मारना वर्तमान में मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है? बताओ, कितनी अजीब और चूड़ दृश्य है ये चीज कि बम फेंक कर किसको मारते हैं? मछलियों को नदी में। तो सैनिकों द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंक कर मछलियों को मारना मनुष्य की अतिक्रमण एवं संपूर्ण विश्व पर अपने प्रभुत्व को बनाए रखने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। अतिक्रमण यानी कब्जा करने की और संपूर्ण विश्व अपनी ताकत दिखाने की प्रवृत्ति को, आदत को संकेत करता है। मनुष्य की इसी प्रवृत्ति का परिणाम था कि हिरोशिमा व नागासाकी से बम विस्फोट किया गया। वर्तमान समय में मनुष्य अपने झूठ अहम यानी अहंकार, घमंड के कारण किसी भी सीमा तक जा सकता है। वह अपने कृत्य यानी हरकत, करतूत से होने वाली हानि यानी जो नुकसान हुआ का विश्लेषण यानी एक्सप्लेनेशन नहीं करता, यानी अपने जो गलत काम है उसका विश्लेषण नहीं करता है। अपितु मतलब बल्कि अपने अहंकार, अहम का मतलब अहंकार के झूठ तुष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन के लिए मानवता विरोधी कार्य भी बिना किसी भय के कर देता है। मनुष्य की इसी प्रवृत्ति की ओर लेखक ने मछलियों के उदाहरण दे संकेत किया। खत्म हुआ हमारे सारे के सारे टॉप 50 क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे। इसका अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम पढ़ले अक्षय पर सर्च करना, वेबसाइट पढ़लेअक्षय.com पर जाना, फ्री सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के, और अपने फ्री ऐप पढ़ले अक्षय पर क्विज, नोट्स एंड वर्कशीट सब कुछ फ्री में डला हुआ है। तो करना क्या है, नोटिफिकेशन छेड़ दे कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो। सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड देन जा पढ़ ले।